हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक? अच्छा। फिजिक्स सुपर कॉन्सेप्ट जो मेरा चैनल है, इसमें आपका हार्दिक स्वागत है। पढ़ाई कर रहे हो? सही, बढ़िया पढ़ाई हो रही है। ओके। देखो, मेरा जो ये चैनल है फिजिक्स सुपर कॉन्सेप्ट, इसमें आपको क्लास 12 का A to Z सारा सिलेबस कराया जाएगा। और जितने भी टॉपिक हैं NCERT बेसिस जो आपके सिलेबस में है, वो सब आपको कराए जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा मेरा एक सीरीज़ और आएगी जो स्पेशल नीट बच्चों के लिए होगी। तो जितना भी मैंने अब तक के आपको वीडियो डाले हैं, हमारा पहला चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो उसमें हमने कूलाम का जो चार्ज वगैरह, चार्ज क्या होता है, कूलाम का नियम, क्वांटाइजेशन वगैरह वगैरह, सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वगैरह सब मैंने करा दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको देख लीजिए, क्योंकि वो इतने फ़ायदेमंद वीडियो होंगे आपके लिए, आप सोच नहीं सकते। अगर आपने वो स्किप करके वीडियो देखे हों तो फिर वो आपको कोई भी फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। स्किप करके वीडियो देखना वो बहुत ही बेकार होता है। स्किप हम तब कर सकते हैं जब हमें उसके बारे में नॉलेज हो। ठीक है। और आपके पास तो कुछ ज़्यादा नॉलेज है, इसलिए आप उसे स्किप मत कीजिए। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, मिनिमम कम से कम 2-3 बार तो एक वीडियो को देखिए, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लो, ये तुम्हारे फ़ायदे के लिए है। ठीक है। मैंने अब तक नोट्स दिखा दिए हैं। अब मैं जितने भी इलेक्ट्रिक चार्ज, देखो हमारे लेसन का क्या नाम था, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा ख़त्म हुआ। इलेक्ट्रिक चार्ज से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं NCERT बुक में और बुक हैं, तो वो हम करवाने की कोशिश करेंगे। देखो, जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, मैं उनको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप कुमार मित्तल की बुक लो। कुमार मित्तल की बुक में NCERT क्वेश्चन भी दिए हुए हैं सारे, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिए हैं, तो प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा अच्छी है। समझ में आया? और जो CBSE बोर्ड के बच्चे हैं, वो प्रदीप वगैरह की बुक ले लो, वो ज़्यादा अच्छी है। आप अपना पहले जो बेस है उसको मजबूत कर लो, कंपटीशन तो बाद की बात है। 12th अच्छा करो अपना। ठीक है। तो मैं जो कुमार मित्तल की बुक है, उसके जितने भी एग्जाम्पल हुए, न्यूमेरिकल्स हुए, सब करवाने की कोशिश करूँगा। तो हम शुरू से ही, आप जो है न्यू एडिशन की कुमार मित्तल की बुक ले लो, जो भी आपके पास है। अगर 1 साल पुरानी भी होगी तो भी चलेगी। ठीक है। तो हम उसी से ही कराएंगे और उसी से शुरुआत करते हैं। जो आपकी प्रॉब्लम्स थी आप मुझे कमेंट में बताइए, और कोई भी अगर सवाल बनता है प्रॉब्लम्स का, वो मुझे कमेंट में बता दीजिए। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। कुमार मित्तल की बुक अगर नहीं है तो उसको ले लो, या फिर मैं एक बुक है मेरे पास, उसको मैं आपको दिखाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। तो जैसे मैं बुक दिखाता हूँ आपको, ये बुक है। ठीक है। कुमार मित्तल नूतन की बुक है ये। तो इसका जो है, जैसे ये 4th नंबर पेज पर ये हैं NCERT के क्वेश्चन है। ये एग्जाम्पल हैं, ये सोल्व किए हुए हैं यहाँ, लेकिन सोल्व किए हुए भी तभी आपको समझ में आएगी जब आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हों। किताब की लैंग्वेज थोड़ी अलग होती है, इसलिए हम इनको थोड़ा आपको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। ताकि किसी बच्चे की, सभी बच्चों एक जैसे नहीं होते हैं, तो सभी बच्चों को हमें एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपके पास, और बुक है तो और भी अच्छी बात है। ये वाले, ये न्यूमेरिक, ये हैं 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ 1 2 3 4 यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो।
और फिफ्थ, क्योंकि हम क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, क्वेश्चन बोलने में बहुत समय लगता है, सिर्फ सोल्व कराएंगे। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, आपने पहला क्वेश्चन देखो, इसको एक पेज पे उतार लेना और पेज पे उतारने के बाद आप जो है इसको क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम शुरू करते हैं इसके न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, एक बात और है कि आप जो है ना पढ़ाई थोड़ी गंभीरता से करो। ऐसे नहीं करनी है कि आप जो है बिल्कुल ढीले लूज होकर काम कर रहे हो। पढ़ाई थोड़ी गंभीरता से करो ताकि आपका जो है टाइम अच्छा यूटिलाइज हो। ऐसे नहीं करना है कि पढ़ाई जो है आपने चलती फिरती कर ली है। चलती फिरती पढ़ाई नहीं करनी है बच्चों। ठीक है, तो चलो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहले देखो, पहले क्वेश्चन में जो भी अभी आपने स्क्रीनशॉट उतारा है उसको मैं दिखाता हूँ कि उसमें क्या लिखा है और वो क्या सोल्व करता है। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि जब कांच की छड़ को, इसमें लिखा है जब कांच की छड़ को रेशम से टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी प्रेक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। क्वेश्चन यह है कि जब कांच की छड़ को, देखो सबसे पहला क्वेश्चन कुमार मित्तल की बुक का एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब कांच की छड़, ये कोई कांच की छड़ है, ये कांच की छड़ है, ठीक है, रेशम से रगड़ते हैं, ये रेशम है, यानी ये तो हो गया हमारा कांच और ये हो गया हमारा रेशम। ये तो क्वेश्चन में ये कहा है कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। दोनों पर क्या आ जाता है? आवेश आ जाता है। ठीक है, हमने पहले ही बताया था कि जब एक चीज़ को दूसरी से रगड़ेंगे तो वो चार्ज हो जाती हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर। तो उसने कहा दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग में भी परीक्षण किया जाता है। मतलब जैसे कांच को हमने रेशम से रगड़ा तो इन पर चार्ज आ गया, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम रगड़ने से एक दूसरे से चार्ज आ जाता है। तो स्पष्ट कीजिए कि प्रेक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। यानी हमें ये बताना है इसमें कि क्या ये जो आवेश संरक्षण का नियम है क्या उसको फॉलो करता है या नहीं करता है। आवेश संरक्षण का नियम हमने पढ़ाया हुआ है आपको, अगर नहीं पढ़ाया है तो मेरी वीडियो को देखो। तो ये बताना है कि जब एक इस कांच को हमने रेशम से रगड़ा तो क्या ये आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। तो हाँ, देखो कैसे करता है। मैंने एक लिस्ट बताई थी आपको, एक लिस्ट बनवाई थी कि ऊपर रेशम, लाख, रुई, आबनूस, और उसमें ये लिखवाया था ऐसे ऐसे करके कि ऊपर की वस्तु जब नीचे वाली से रगड़ेंगे तो ऊपर वाली प्लस होगी और नीचे माइनस होगी। ऐसे मैंने एक लिस्ट बनाई थी। अगर आपने वो नहीं बनाई है तो उसको बनाना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कांच रेशम से रगड़ रहे हैं, तो उस लिस्ट में कांच ऊपर था, रेशम नीचे था। तो जब कांच ऊपर था तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जब हम इसको रगड़ेंगे तो ये कैसी हो जाएगी, जब हम इसको आपस में रगड़ेंगे, यहाँ पे ये रगड़ेंगे, रगड़ते हैं, जब इसको रगड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी पॉजिटिव और ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से इलेक्ट्रॉन इधर आए, इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या आए, इधर ट्रांसफ़र। भाई इसके अंदर कितने भी इलेक्ट्रॉन रहे हो, हम हमें पता नहीं कितने हैं, तो इधर से इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, ट्रांसफ़र हुआ। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वो क्या बन जाती है, पॉजिटिव, और जिस पे इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो क्या बनता है, नेगेटिव। तो यहाँ अगर कांच की छड़ पॉजिटिव है तो इसका मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकले, और यहाँ रेशम नेगेटिव हुआ है तो इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आए। ठीक है ये। तो अब देखते हैं कि आवेश संरक्षण के नियम को फॉलो करता है कि नहीं करता है। अच्छा एक बात बताओ, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। मान लेते हैं कि रगड़ने से पहले इस कांच के अंदर, इसका ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन रगड़ने से पहले मान लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में कि इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन, और इस रेशम के अंदर भी मान लेते हैं, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन, सिर्फ एग्जाम्पल मान रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, माइनस, प्रोटॉन पर कैसा होता है, प्लस, माइनस प्लस। तो रगड़ने से पहले बच्चों एक बात बताओ, इस पर कुल चार्ज कितना है, इस पर कुल चार्ज होगा -4 + 4 = 0, ये इस पर चार्ज होगा। इस पर कितना चार्ज है, इस पर भी चार्ज होगा -3 + 3 = 0, यानी इस पर भी 0 इस पर भी 0। तो ओवरऑल पूरे पे कितना चार्ज हुआ, अगर ओवरऑल देखते हैं पूरे पर चार्ज हुआ Q1 + Q2 = 0 + 0 यानी 0। यानी रगड़ने से पहले इन पर 0 0, इस पर भी 0 इस पर भी चार्ज 0। और हम ये जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु जो है वो न्यूट्रल होती है, तो इसका मतलब इन पर 0 0 चार्ज हो गए। अब जब हम रगड़ते हैं, अब रगड़ा हमने, तो रगड़ने के बाद क्या हुआ, ये पॉजिटिव हुई तो ये नेगेटिव हुई, तो इसका मतलब इधर इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन कांच से इधर आए। तो रगड़ने के बाद क्या हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, रगड़ने से पहले। अब रगड़ने के बाद क्या हुआ, रगड़ने के बाद देखो क्या होता है, रगड़ने के बाद ये होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, रगड़ने के बाद देखो, रगड़ने के बाद क्या हुआ, इससे इलेक्ट्रॉन इधर गया तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितने रह गए, 4 प्रोटॉन। इधर देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन आया तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो यानी -4 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितने हैं, +3 प्रोटॉन। तो आप देखते हो ये कांच और ये हमारा रेशम, रगड़ने के बाद अगर हम ये देखते हैं तो इस पर -3 और +4, इसका मतलब इस पर प्लस की अधिकता है, प्लस की कितनी अधिकता है, इस पर प्लस की 1 की अधिकता है, और इधर किसकी मैक्सिमम वैल्यू है, माइनस की, ये माइनस की 1 वैल्यू है। तो अगर यानी इस पर प्लस का 1 चार्ज होगा और इस पर माइनस का 1 चार्ज होगा। तो अगर अब हम देखते हैं कि अब इस पूरे पे कितना चार्ज है, तो पूरा चार्ज देखते हैं, +1 -1 टोटल 0, यानी रगड़ने के बाद भी कितना चार्ज हुआ, 0। तो इसलिए कहते हैं कि ये आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है, क्योंकि रगड़ने से पहले भी 0, रगड़ने के बाद भी 0, आवेश को हम ना पैदा कर सकते और ना नष्ट कर सकते, उसको केवल ट्रांसफ़र कर सकते हैं बस, और वही हुआ है यहाँ। तो इसलिए कहा है कि आवेश संरक्षण नियम का ये क्या करता है, पालन करता है, जो भी, क्योंकि एक वस्तु से जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, अगर ये जितनी ये पॉजिटिव होगी उतनी ही दूसरी वस्तु नेगेटिव होगी, यानी इस पर जितना प्लस का आवेश आएगा दूसरी पे उतना ही बराबर मात्रा में माइनस आवेश आएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत होता है, ये बताइए, किसी वस्तु का
वैद्युत आवेश क्वांटीकृत होता है? क्वेश्चन नंबर 2, हमें ये किसी वस्तु का इस उसमें लिखा हुआ कि किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत होता है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है? यानी कोई वस्तु है, अगर ये वस्तु है और इस पर जो आवेश है, आवेश वो क्वांटीकृत है, क्वांटाइजेशन यानी क्वांटीकृत है, आवेश क्वांटीकृत है, किसी वस्तु पर जो आवेश है क्वांटीकृत, इस प्रकथन का क्या तात्पर्य है? इस प्रकथन का देखो क्या तात्पर्य है। इस प्रकथन का ये तात्पर्य है कि आवेश जो है वो क्वांटीकृत ही होता है। मान लेते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये दूसरी ऑब्जेक्ट है, ये पहली और ये दूसरी। अब बेटा अभी ये किस पोजीशन में है? ये न्यूट्रल पोजीशन में है, उदासीन अवस्था में, यानी इस पर भी कुल चार्ज जीरो, इस पर भी कुल चार्ज जीरो, आवेश जीरो है। लेकिन जब हम इनको रफ करते हैं, रगड़ते हैं, तो एक सेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दूसरे में होते हैं। अब चाहे इससे इसमें जाए या इससे इसमें जाए, ये तो कन्फर्म है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफ़र होते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण उन पर क्या आ जाता है? चार्ज आ जाता है, आवेश आ जाता है। तो यहाँ पे भी चार्ज, मान ले जब इसको हम इस पर रगड़ेंगे तो मान लेते इसके अंदर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, करोड़ों अरबों, इसके अंदर ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफ़र होता है, इस पर प्लस का 1 आवेश और इस पर माइनस का 1 आवेश, यही तो होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो इस पर प्लस का 2 आवेश, कूलॉम आवेश, और इस पर माइनस का 2 कूलॉम आवेश। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो इसका मतलब हुआ प्लस का 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश, इस पर माइनस के 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश, यानी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ऐसा होती चली जाएगी। क्या कभी आपने ये देखा? क्योंकि जो चार्ज की सबसे छोटा कण, सबसे छोटा कण वो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन से छोटा कुछ नहीं होता है। हाँ वो बात अलग है, क्वार्क्स वगैरह वो बाद की बात है, लेकिन जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो आज भी इलेक्ट्रॉन ही है। इलेक्ट्रॉन जैसा आपने पढ़ा भी होगा, ये अविभाज्य है। अविभाज्य का मतलब इसको हम और नहीं तोड़ सकते, यानी अगर कोई मैटर है, कोई पदार्थ है, उसे तोड़ेंगे तो वो अणुओं में टूटेगा, अणु एटम में टूटेंगे, एटम कहाँ में टूटेंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। तो इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा कण है, इसको और नहीं तोड़ सकते, इसलिए चार्ज की सबसे छोटी यूनिट इलेक्ट्रॉन होती है। तो जब हम इनको रफ करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र, वो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 4 जाएंगे, 100 जाएंगे, 50 जाएंगे, 1000 जाएंगे, लाख जाएंगे, यानी पूर्णांक में जाएंगे, वो पूर्णांक इंटीजर, यानी वो कंप्लीट नंबर में होंगे, 1 2 3 4। कभी आपने देखा है कि इससे इस पे इलेक्ट्रॉन 1.2 इलेक्ट्रॉन गए, यानी यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1.2 का इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, ट्रांसफ़र। क्योंकि 1.2 का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को तोड़ो और भी, और 1.2 उसका छोटा सा हिस्सा तोड़ो और इधर से इधर गया हो। इलेक्ट्रॉन टूट कर थोड़ा जाता है इधर, वो तो पूरा जाता है, या तो 1 जागा या 2 जागा या 3 जागा, यानी पैक्टों के रूप में जाता है इलेक्ट्रॉन। तो वो यूँ तो होता नहीं है कि इसमें से थोड़ा सा हिस्सा टूट के इधर गया और 1.2 इधर का चला गया, 2.3 इधर चला गया और थोड़ा सा इधर रह गया, ऐसे नहीं होता कभी भी। वो अगर वो जाएगा तो पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। इसी बात को एक मिलिकन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने Q बराबर प्लस माइनस NE फॉर्मूले से शो किया था। आपने N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E का मतलब है चार्ज, यानी इस पर प्लस का चार्ज हो सकता है, इस पर माइनस का, यानी जो इलेक्ट्रॉन, जो किसी पर कोई आवेश जो होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होगा। पूर्ण गुणज का मतलब होगा कि या तो इस पर अगर आवेश देखते हैं, या तो वो होगा n बराबर 1, या फिर वो होगा 2, या फिर होगा वो 3, या फिर वो होगा 100 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, या फिर होगा 1 लाख इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो n की वैल्यू जो है वो पूर्णांक में होगी, वो ऐसे नहीं होने कि 1.2, 1.3, 1.4, ऐसे नहीं होगी कभी भी। इसलिए कहा गया है कि आवेश जो है वो क्वांटीकृत होता है,
क्वांटिक अर्थ का मतलब वो पूर्णांक के रूप में चलेगा, यानी अगर इस पर आवेश आएगा तो या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा, या वो 2 के बराबर आएगा, या वो 3 के बराबर आएगा। वो डेसिमल में कभी नहीं आएगा, ना वो फ्रैक्शन नंबर में आएगा, ना तो वो डेसिमल में होगा, ना वो फ्रैक्शन नंबर में होगा। तो क्या होगा, पूर्णांक के रूप में होगा। इसलिए कहा गया कि आवेश जो है वो क्वांटिक अर्थ होता है। ठीक है, ये क्लियर है। इसका बी पार्ट देखो, बी पार्ट में ये कहा गया, ये इसका ए पार्ट था, इसको रफ कर दूं। इसके बी पार्ट में देखो क्या कहा गया। बी पार्ट में ये कहा गया, इसका बी पार्ट, कि स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेश से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कर सकते हैं। उपेक्षा कैसे कर सकते हैं, क्या लिखा हुआ है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी है और ये एक दूसरी बॉडी है, ये पूरी बॉडी है, इस बॉडी से इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, तो इस पर आवेश आ जाएगा। मान लो इससे ट्रांसफर हो रहे हैं ऐसे, प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस। इसका मतलब इस पर 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन इधर गए तो इस पर 7 प्लस का आवेश, और इस पर -7 कूलम्ब का ग्रहण आवेश। यही तो बात हुई इससे। तो अगर हम बड़े पैमाने पर देखो, एक बहुत बड़े पिंड की बात करें हम, इस पर कि इस पर आवेश कितना है, इस पर आवेश कितना है, तो वो हमें जो है ना एक तरह से ये कह दो आप, कंटिन्यूस चार्ज की तरह दिखाई देगा, सतत आवेश की तरह दिखाई देगा। क्योंकि जब हम एक वस्तु को दूसरी से रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र ऐसे नहीं होता कि 1 इलेक्ट्रॉन गया, 2 इलेक्ट्रॉन गए, 3 इलेक्ट्रॉन गए। अगर ट्रांसफ़र होंगे इलेक्ट्रॉन तो लाखों करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे। ये तो प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखें हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होता कभी भी। प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र एक से इधर होगा। तो जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र एक पुंज के रूप में इधर से इधर आ जाएंगे, तो वो जो चार्ज होगा इस पर, वो बहुत सारा चार्ज एक साथ दिखाई देगा। इस पर भी एक साथ प्लस का दिखाई देगा, इस पर एक साथ माइनस। वो हमें एक एक इलेक्ट्रॉन के रूप में नहीं दिखाई देगा कि 1 इलेक्ट्रॉन गया तो 1 आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन गए, वो एक साथ बहुत सारा दिखाई देगा, यानी पूरे पर फैला हुआ होगा वो, पूरे पर, इस पर, पूरे पर। तो हमें ऐसा लगेगा कि बहुत सारा आवेश इसके ऊपर है, यानी कंटिन्यूस चार्ज की तरह, सतत। सतत का मतलब है कि बहुत सारा आवेश एक साथ दिखाई देगा। अगर हम उसे बारीकी से देखें तो बारीकी से का देखने का मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अगर बारीकी से देखें तो वो अगर 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन गए तो 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन के बराबर इधर से इधर आवेश चार्ज गया है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हम 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन को एक साथ नहीं देख सकते कि इधर से इधर गए, तो बस सिर्फ चार्ज पूरा दिखाई देगा हमें। तो इसलिए हम जब बड़े पैमाने यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो हम उसके क्वांटिकर की उपेक्षा कर देते हैं। क्वांटिकर को मतलब छोड़ देते हैं। क्वांटिकरण का मतलब हम ऐसे नहीं देखते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर गया, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर गया, उसको हम देख नहीं सकते एकदम से। आप ऐसे मान लो कि अगर ये लाइन है, लाइन क्या होती है, छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, ऐसे 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 छोटे छोटे बिंदुओं को मिला के क्या बनी, एक पूरी लाइन बन गई है, ये, ठीक है। तो अगर इस लाइन पर देखते हैं, क्या तुम्हें छोटे छोटे बिंदु दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई देते हैं। अगर हमें दिखाई देती है तो पूरी एक लाइन दिखाई देती है बस। लेकिन एक्चुअल में क्या है, क्या वो छोटे 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 बिंदुओं का एक समुच्चय है, सेट है। छोटे 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 बिंदु के अंदर समाये हुए हैं अगर हम उसको बारीकी से देखें। लेकिन हम उसे बारीकी से हम उन बिंदुओं को छोड़ देते हैं, सिर्फ दिखाई देती है तो हमें एक लाइन दिखाई देती है। तो यहीं पर भी ऐसे है कि अगर हम उनको बहुत सारे आवेश को देखें इधर से इधर गए, तो छोटे 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 जो चार्ज हैं उनका एक समूह है। तो हम उसके क्वांटिक अर्थ की उपेक्षा कर दे। क्वांटिक अर्थ का मतलब उसको छोड़ देते हैं हम ये नहीं देखते कि 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन ना देख, हम देखते हैं कि बहुत सारा आवेश है, बस उसको कंटिन्यूस चार्ज की तरह
हम समझते हैं बस कि कंटिन्यू पूरे पे फैला हुआ है चार्ज, तो इसलिए हम उसके जो है उसे छोड़ देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ऊन से रगड़ने पर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो उसका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा है कि ऊन से रगड़े जाने पर, ऊन से रगड़े जाने पर पॉलीथीन का टुकड़ा 3 गुना 10 की घात -7 कूलाम के ऋण आवेश से आवेशित किया गया। देखो क्या कहा उसने कहा ऊन से रगड़े जाने पर, ये ऊन है, ये ऊन होगी हमारी, ये क्या है? ऊन। और ये पॉलीथीन है हमारी, ये क्या है बच्चों? पॉलीथीन। पॉलीथीन, ये पॉलीथीन होगी हमारी। उसने कहा अगर ऊन को पॉलीथीन से रगड़ें तो इस टुकड़े पर पॉलीथीन पर, इस पर जो चार्ज आ जाता है वो आ जाता है 3 गुना 10 की घात -7 कूलाम ऋण आवेश, यानी माइनस। अगर इसको इससे रगड़ेंगे तो इसके ऊपर इतना ऋण आवेश आ जाएगा, इसका मतलब इस पर पॉजिटिव, इतना ही आवेश इस पर पॉजिटिव रहा। अगर इसको इससे रगड़ा तो अगर जितना इस पर ऋण आया तो इसका मतलब इस पर पॉजिटिव आवेश इसके बराबर पॉजिटिव आवेश आया, यही तो मतलब है इसका। ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कहता है, वो फर्स्ट क्वेश्चन में, कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी स्थानांतरित, यानी इधर से कितने इलेक्ट्रॉन इधर गए, इसका मतलब है इधर से इलेक्ट्रॉन गए, इलेक्ट्रॉन इधर गए, n इलेक्ट्रॉन। इधर से कितने इलेक्ट्रॉन गए पता नहीं कितने, वो कह रहा है इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए इधर से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से ही तो जाना इधर, तो यानी हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है। और वो कहता है किस पदार्थ से किस में जाएंगे, तो डेफिनेटली ऊन से पॉलीथीन में जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आए और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गए, तो इससे जाएंगे, यानी ऊन से निकलेंगे और पॉलीथीन में जाएंगे। और कितने जाएंगे, तो फॉर्मूला लगाओ, Q = Ne, ये फॉर्मूला होता है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना, n = Q/E। कितना Q आया है? -3 गुना 10 की घात -7। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? -1.6 गुना 10 की घात -19। माइनस से माइनस कैंसिल, पॉइंट से हटाएंगे 0 बढ़ेगा, तो ये बन जाएगा 30/16 गुणा 10 की घात, माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा। यानी देखो ऐसे रफ यहाँ बता रहा हूँ, 10 की घात -7 ऊपर माइनस का, ऊपर जाके प्लस का 19, तो 19 में 7 गए, कितने बच गए? 12। 10 की घात प्लस के 12, इसको उससे भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 16 यानी आ जाएगा 1.875 गुणा 10 की घात 12। इसका कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि ये नंबर है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, कभी तुम सोचो इसका मात्रक। तो ये हमारे यानी इतने इलेक्ट्रॉन इस तरफ से इस तरफ गए। अब जरा देख लो कितने इसमें, कितनी जीरो हैं, कितने हो गए, करोड़ों अरबों, इतनी की हम गिनती भी नहीं जानते, इतने इलेक्ट्रॉन गए इधर से इधर, यानी ऊन से बोले, तो ये इसका आंसर ये हो गया। नोट कर लो इसको, रफ कर दूं? ठीक। अब दूसरे पार्ट में ये कहता है, इसके बी पार्ट में ये कहता है कि क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है। वो कहता है क्या ऊन से पॉलीथीन में जब इलेक्ट्रॉन गए तो क्या संहति का मतलब होता है द्रव्यमान, मॉस, यानी जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए तो क्या मॉस यानी द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है? हाँ होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ मॉस होता है। अगर इलेक्ट्रॉन के मॉस की बात करें, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो होता है, ये याद रखना, 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। ये एक इलेक्ट्रॉन पर इतना द्रव्यमान होता है, यानी इतना मॉस होता है इलेक्ट्रॉन का।
तो इधर से कितने इलेक्ट्रॉन गए बच्चों? देखो कितने इलेक्ट्रॉन गए थे अभी अभी, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए गए थे इस तरफ से? ये गए थे 1.875 इंटू 10⁻12। इतने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए, तो कितना मॉस गया भाई? कितना इलेक्ट्रॉन के अंदर वजन द्रव्यमान होता है, तो जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए तो इसका मतलब इसका द्रव्यमान का भी तो स्थानांतरण हुआ, मॉस भी तो बदलेगा। तो वो कह रहा कितना मॉस का स्थानांतरण हुआ। तो हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन नहीं गया, कितने इलेक्ट्रॉन गए? इतने। तो एक इलेक्ट्रॉन के जाने पर इतना मॉस होता है, यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया तो इतना मॉस इधर से इधर, यानी इधर कम होगा इधर जाएगा। और इलेक्ट्रॉन कितने गए? इतने। तो कितना गया? तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी n इंटू me, यानी इतने इलेक्ट्रॉन हमें रखेंगे 1.875 इंटू 10⁻12 इंटू 9.1 इंटू 10⁻−31। अब करेंगे क्या, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.875 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 में से 12 गए, कितने बच गए? 11 में से 2 गए 9, और भाई 11 में से 2 गए 9, और 2 में से 1 गया 1। 11 में से 2 गए 9, यानी 19। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग इतना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा इसकी इसमें करके 1.71 इंटू 10⁻−18 किलोग्राम। अब क्योंकि यहाँ 19 यहाँ 18, वो जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना तो डेसिमल को 1 के पास लाएंगे ना तो उससे 18 बन जाएगा। अगर ये किसी को डेसिमल वाली गुणा ये घात वगैरह नहीं आती है ना समझ में, तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं इसके ऊपर आपको समझा दूँगा, ठीक है। यहाँ तक ये मैं मानता हूँ कि ये आपने सीखा हुआ है, क्योंकि आपने क्लास 11 पास की हुई है, 9th 10th 11th आपने पास की हुई है, इसलिए हम यहाँ तक ये मानते हैं कि ये आपको आता है। इसलिए हम यहाँ पे इसको खोल के नहीं बता रहे कि ये कैसा। अगर किसी को नहीं आता तो कमेंट करके बताए, शर्माने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यानी इतना मॉस, यानी इधर से इधर इलेक्ट्रॉन जाने पे इतना मॉस का क्या हुआ, इधर लॉस हुआ, इधर पड़ गया। तो ये क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 इसको उतार लो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? देखो कुछ बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ने में बहुत इसको समय लगेगा, इसको मैं पढ़ता हूँ, आप सुनो। अब ऐसा विश्वास किया जाता है कि सौ प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन जो सामान्य द्रव के नाभिकों का निर्माण करते हैं और अधिक मूल इकाइयों जिन्हें क्वार्क कहते हैं के बने हैं। प्रत्येक प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन 3 क्वार्कों से मिलकर बना है। 2 प्रकार के क्वार्क होते हैं, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क, ठीक है, जिन पर +2/3e आवेश तथा डाउन क्वार्क पर जिन पर -1/3e आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन से मिलकर सामान्य द्रव बनाते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के संभावित क्वार्क संगठन बताइए। देखो क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो अपनी बुक से भी, ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पर इसको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूँगा। देखो क्या होता है, हम जानते हैं कि इसमें क्या पूछा है, क्या बताया है। देखो पहले क्वेश्चन को समझो। कोई मैटर है, कोई पदार्थ है, ठीक है बेटा, ये कोई पदार्थ है, पदार्थ है कोई, उसका एक एटम है, परमाणु। एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, नाभिक, और इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए प्लस होता है, इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है नाभिक के, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, और प्रोटॉन के ऊपर प्लस का चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो इसलिए इस पर प्लस का चार्ज होता है, तो ये प्लस होगा। बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन पर माइनस चार्ज होता है, ठीक है। अब तक ये बताया गया था, अब तक ये माना गया था कि ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सबसे छोटे कण हैं, इनसे छोटा कण कोई नहीं है। लेकिन अब जो है आगे और रिसर्च में जो मॉडर्न फिजिक्स है उसमें ये बताया गया है कि इनसे भी छोटे कण होते हैं, इनसे भी छोटे कण होते हैं जिनको क्वार्क कहते हैं, उन्हें क्वार्क नाम दिया गया। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं जिन्हें क्वार्क कहा। ये मैंने क्वार्क के टॉपिक में पढ़ा है, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे वीडियो को जाकर देख ले उसे। तो ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने थे जिन्हें क्वार्क कहते हैं। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि ये कोई पदार्थ है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उसे कहेंगे अणु। अणु छोटे कणों से मिलकर बनाता है, उसे कहते हैं परमाणु यानी एटम। ये भी छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, ये इन्हें कहते हैं क्वार्क। क्वार्क, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यानी ये भी बहुत छोटा कण है, इलेक्ट्रॉन की नहीं बात करें, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इन्हें भी छोटे कण से मिलकर बने थे जिन्हें हम क्वार्क कहते हैं। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में ये बताया गया है कि क्वार्क एक जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो क्वार्कों से मिलकर बने हैं, और प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी, यानी प्रोटॉन भी जो है वो 3 क्वार्क से मिलकर बना है, और जो न्यूट्रॉन है वो भी 3 क्वार्क से मिलकर बना है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रोटॉन भी 3 क्वार्क से मिलकर बना है, न्यूट्रॉन भी 3 क्वार्क से मिलकर बना है। अब जो क्वार्क होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, जो क्वार्क होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, यानी क्वार्क जो होते हैं वो 2 तरीके के होंगे। एक तो होगा अप, जिसको हम U से डिनोट करेंगे, और एक होता है डाउन, इसको तो हम U से प्रकट करेंगे और इसको हम D से प्रकट करेंगे। यानी एक तो होता है अप क्वार्क्स और एक होता है डाउन क्वार्क्स, यानी 2 प्रकार के क्वार्क्स होते हैं। जो अप क्वार्क्स होता है इस पर जो चार्ज होता है वो +2/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, यानी जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उसका 2/3 इसके ऊपर चार्ज होता है अप क्वार्क्स। और जो डाउन क्वार्क्स होता है इसके ऊपर -1/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है, ये याद रखना। यानी क्वार्क्स 2 तरीके के हुए, एक अप और एक डाउन। और भी होते हैं लेकिन वो इतने दिखाई नहीं देते जितने ये। तो क्वार्क्स 2 है, एक अप एक डाउन। तो अप जो है वो उसके ऊपर जो चार्ज है वो 2/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, और डाउन जो क्वार्क है उसके ऊपर जो चार्ज होता है -1/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो इस क्वेश्चन में ये कहा कि प्रोटॉन 3 क्वार्क से मिलकर बना है और न्यूट्रॉन 3 क्वार्क से मिलकर बना है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्रोटॉन के अंदर जो ये 3 क्वार्क हैं इनमें से अप क्वार्क्स कितने हैं और डाउन क्वार्क्स कितने हैं। ऐसे ही न्यूट्रॉन के अंदर अप क्वार्क्स कितने हैं और डाउन क्वार्क्स कितने हैं। यानी ये जो क्वार्क्स हैं के प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में, इनके अंदर हम अप क्वार्क्स और डाउन क्वार्क्स इनकी जो संख्या है वो फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन में पूछा, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसको उतार लो और हम यहाँ इसको सोल्व करते हैं। चलो इसे मिटा दो, ठीक। तो देखो क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले हम प्रोटॉन की बात करेंगे। प्रोटॉन, ठीक है। हम ये करते हैं कि इसके अंदर क्वार्क्स कितने हैं, यानी अप क्वार्क्स कितने हैं, अप क्वार्क्स कितने हैं यानी U = क्वेश्चन मार्क, और डाउन क्वार्क्स कितने हैं D = क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और टोटल क्वार्क्स जो होते हैं, टोटल क्वार्क्स जो होते हैं इसमें 3 होते हैं, ये कह दिया क्वेश्चन में। अब जरा देखो प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है बेटा। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है प्लस, यानी इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है -1.6 × 10⁻⁻19, और प्रोटॉन पे कितना होता है, इतना ही होता है लेकिन वो प्लस में, इतना ही होता है लेकिन प्लस में। यानी प्रोटॉन पर जो है वो +E के बराबर चार्ज होता है, यानी इतना ही होगा लेकिन E के बराबर। यानी प्रोटॉन पर जो चार्ज होगा वो कितना है, +E के बराबर चार्ज है।
अब जरा देखो, मान लेते हैं हम मान लेते हैं इसमें u इक्वल a है, यानी u की वैल्यू a मान लिया हमने। तो डाउन कितने हो जाएंगे बताओ? डाउन हो जाएंगे इसमें 3 माइनस ए। भाई इसमें टोटल कितने हैं? इसके अंदर प्रोटॉन में कितने क्वार्क्स हैं? ये प्रोटॉन है हमारा, इसके अंदर कितने क्वार्क्स हैं? 3। अगर 3 में से हमने जो अप है वो ए मान लिया, तो बाकी जो 3 में से ए गए तो कितने बच गए? 3 माइनस ए। आप ऐसे समझो, अगर इसके अंदर यहाँ एक अप क्वार्क्स है तो बाकी क्या बचे? बाकी डाउन ही तो बचे, यानी 3 में से एक गया तो 2 डाउन बचे। तो ऐसे ही मान लिया हमने कि अप क्वार्क्स यहाँ ए है, तो डाउन कितने हो गए? टोटल 3 है तो 3 माइनस ए होगा। अब जरा देखो यहाँ पे प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? ई। तो ई बराबर अप चार्ज, यानी टोटल चार्ज, यानी इसके अंदर प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज है? देखो यहाँ पी पर आवेश, कुल आवेश किसके बराबर है? वो है अप क्वार्क्स यू, अप क्वार्क्स पर आवेश प्लस डाउन क्वार्क्स पर आवेश, यानी यही तो हो गया। अगर P की, तो P पर प्रोटॉन पर कितना चार्ज है? प्लस C। अप क्वार्क पर कितना है? अप की संख्या कितनी है? A। और एक अप पर कितना चार्ज होता है? आपको पहले बताया था मैंने, U पर जो चार्ज होता है वो +3/2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, और डाउन पर जो चार्ज होता है वो -1/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो अगर अप की संख्या A है और एक अप पर इतना चार्ज है तो कितना चार्ज होगा? ये होगा 3/2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे डाउन की संख्या कितनी होगी? डाउन की होगी हमारी 3 माइनस ए, यानी 3 माइनस ए, और इनकी डाउन पर आवेश कितना होगा? ये, यानी -1/3 की। ऐसे ही तो होगा। इसको उतार दो जल्दी, फिर इसकी कैलकुलेशन करते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। चलो मिटा दें, ठीक। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। देखो भाई, यहाँ पर देखो, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा +E। अब प्लस नहीं हटा रहा, मैं हटा दे रहा हूँ प्लस। तो ये होगा 3AE अपॉन 2, ठीक है, प्लस माइनस माइनस। अब देखो इसकी इसमें करेंगे तो माइनस, ठीक है, इसकी इसमें करेंगे तो 3 इकन 3 से 3 कैंसिल गया तो क्या बच गया? E, ठीक है। फिर इसकी इसमें तो ये तो माइनस हो गया, इसकी इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, यानी इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस AE अपॉन 3, यही तो हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो कैलकुलेट करने पर कैसा आएगा? ज़रा कैलकुलेट करने पर कैसा आएगा? देखो इसके नीचे 1 मानो और एलसीएम कितना लो? एलसीएम ले लो, यहाँ कर दे रहा हूँ ऊपर, यहाँ पे एलसीएम आ गया इसका E इक्वल, देखो ये E इधर गया तो 2E हो गया, और यहाँ पर आया इसका एलसीएम 3 दूनी 6, 2 और 3 का 6, इसकी गुणा इधर को 3 तिया 9, 9AE प्लस 2AE, ठीक है, कितना होगा? 6 दूनी 12, 12E बराबर 9 और 2 11, 11AE। ऐसे ही तो बना 11AE, 11AE बन गया। E से E कैंसिल हो जाएगा, E से E क्या हो जाएगा? कैंसल।
या तीन, 2a/, गलत हो गया यार, 2 ये गलत लिख दिया मैंने, ये 2/3 था यहाँ, सॉरी, ये 2/3 था यहाँ, 2/3, यहाँ भी क्या था, 2/3, इसको थोड़ा सा, एक सेकंड, 2/3 था ये, तो ये हो जाएगा प्लस ई इक्वल 2ae/3 और माइनस 3 से 3 कैंसिल, तो ई माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया ae/3, ये ई इस ई के साथ मिलकर 2e, और इसका एलसीएम 3 है, तो 2ae और 1e कितने होगा, 3ae/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ई से ई कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा a=2, उतार लो, a बराबर 2, यानी a की वैल्यू 2, a क्या था, अप क्वार्क्स, यानी अप क्वार्क्स जो a की वैल्यू वो 2 आ गई, इसको मिटा दूं यहाँ से, यानी इसका मतलब है कि इसके अंदर जो u अप क्वार्क्स वो कितने आए, a यानी 2, तो डाउन कितने हो गए, डाउन क्वार्क्स कितने हो गए, डाउन क्वार्क्स हो गए, डाउन कितने थे हमारे, डाउन 3 - a, यानी 3 में से 2 गया 1, यानी जो एक प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन जो है वो 2 अप क्वार्क्स और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना है, यानी 2 अप क्वार्क्स और 1 डाउन क्वार्क्स, यानी हम कह सकते हैं कि P जो है वो UUD, यानी 2 अप और 1 डाउन, इनसे मिलकर एक प्रोटॉन, ये बात। ऐसे हम न्यूट्रॉन को निकाल सकते हैं, इसी तरह से न्यूट्रॉन के लिए इसे उतार लो, न्यूट्रॉन के निकाल लेंगे, न्यूट्रॉन को निकालेंगे, देखो न्यूट्रॉन कैसे निकाल लेंगे, न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, वो होता है 0, और इस पर टोटल क्वार्क्स कितने होते हैं, टोटल क्वार्क्स होते हैं इसमें भी 3, तो हम मान लेते हैं इसमें अप क्वार्क्स लेट, यानी अप क्वार्क्स मान लेते हैं इसमें A, तो डाउन क्वार्क्स कितने हो गए, डाउन क्वार्क्स हो जाएंगे इसमें 3 - a, ऐसे ही बिल्कुल। अब इसको देखते हैं, इसको कैसे करते हैं, यानी n न्यूट्रॉन पर चार्ज वो कितना होगा, कितने हैं इसके अंदर अप क्वार्क्स, यानी अप क्वार्क पर चार्ज और प्लस डाउन क्वार्क पर चार्ज, न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 होता है, अप क्वार्क्स कितने हैं भाई, क्वार्क्स पर चार्ज कितना होता है, अभी बताया 2/3 प्लस इलेक्ट्रॉन के बराबर, और डाउन पर कितना होता है, डाउन पर होता है -1/3 इलेक्ट्रॉन। तो अप की संख्या कितनी मान ली हमने यहाँ, अप की मान लिया हमने ए मान ली, गुणा कितना चार्ज होता है 2/3 प्लस डाउन की संख्या कितनी है 3 - a, और उस पर चार्ज कितना है, ये हो गया -1/3 ई, कैलकुलेट करो उसको, 0 इक्वल, ये हो गया 2ae/3 माइनस 3 से 3 कैंसिल, तो e माइनस माइनस प्लस ae/3, ये होगा, जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम
तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, कैलकुलेट करो से कितना हो जाएगा ये, इसकी वैल्यू नीचे से 1 मान दो, तो एलसीएम होगा 3, तो ये होगा 2AE माइनस 3E प्लस AE, तो 2AE और 1E 3AE, यानी हो जाएगा 3AE माइनस 3E अपॉन 3, और इधर क्या होगा 0, ये इधर होगा क्या हो जाएगा 0।